हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्लास 7 का जो है अध्याय नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग अध्याय 5 से देखेंगे। और अध्याय 5 है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए हम लोग यहाँ से आज देखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से किस प्रकार के समाज को जनजातीय कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा समाज है जिसको जनजातीय कहा जाता है। तो इसमें है सामाजिक एवं नियमों व कर्मकांडों को न मानने वाले, असमान वर्गों से विभाजित न होने वाले, नातेदारी के संबंधों से जुड़े हुए। तो इसे जो है जनजातीय कहा जाता है। तो ये सभी हो जाएगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग। अलबत्ता दूसरे तरह से समाज की उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों के कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय कहा जाता रहा है। तो ये जितना है ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजातीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जनजातीय के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए, प्रत्येक जनजाति सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। तो हाँ, अभी हम लोग देखें ये सही होगा। फिर है, जनजाति अपना जीविकापार्जन खेती और शिकार संग्राहक या पशुपालक के रूप में करते थे। तो ये भी सही हो जाएगा। ये ब्राह्मण की द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को मानते थे। तो ये नहीं मानते थे, तो ये गलत होगा। फिर कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वह एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। जनजातियाँ जो होते थे अपने नातेदारी बंधन से जुड़े होते थे और जीविकापार्जन के लिए जो खेती शिकार संग्रह के पशुपालन भी करते थे और ब्राह्मण के सुझाए सामाजिक नियम का पालन नहीं करते थे। और ये खानाबदोश भी होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जनजातियाँ अपना जीविका पालन किस प्रकार करती थी। तो पशुपालन करके, खेती करके, शिकार करके। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जनजातियाँ जो अपना जीविका पालन पशुपालन करके, खेती करके और शिकार करके करते थे। तो ये सभी हो जाएगा। संग्राहक और पशुपालक होते थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों से मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाह पर नियंत्रण रखते थे। जनजातीय समूह जो संयुक्त रूप से जो है भूमि और चरागाह पर नियंत्रण रखते थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उत्तर पश्चिम में रहने वाले सबसे शक्तिशाली जनजाति कौन थी। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाली जनजाति जो थी वो बलोच थी। बलोच जनजाति सबसे शक्तिशाली थी। यहाँ देखिए, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बालोच। ये अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़रिया की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति पूरी तरह प्रभुत्व था। तो उत्तर पश्चिमी की जनजाति थी बलोच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे लेकिन समृद्ध रीति रिवाज वाचिक मौखिक परंपराओं के संरक्षण करते थे। ये सही होगा। इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक मौखिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब की अहोम जनजाति बहुत ही प्रभावशाली थी। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। उत्तर पश्चिम में रहने वाली सबसे जाति बलोच थी। तभी हम लोग देखे थे, उत्तर पश्चिम में रहने वाली सबसे शक्तिशाली जाति बलोच थी। यहाँ देखिए, जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं के संरक्षण करते थे। इतिहासकार जनजाति का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। फिर पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो यहाँ दिया गया पंजाब की अहोम जनजाति, इसलिए गलत होगा। पंजाब की खोखर जनजाति जो है 13वीं 14वीं सदी के दौरान जो प्रभावशाली थी। और उत्तर पश्चिम के विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। नेक्स्ट, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोग पर हमला कब किया था। तो राजा मानसिंह तो राजा चेर राज पे हमला कब किया गया था। तो 1591 में। तो अकबर के सेनापति थे चेर सिंह। इसके द्वारा जो है हमला किया गया था। 1591 में चेर लोग पर हमला किया था और उन्हें परास्त किया था। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों कई किले पर कब्जा किया, इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजाति और मुंडा और संथाल थे। यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो 1591 में जो है अकबर के सेनापति थे मान सिंह, इसके द्वारा जो है चेर पर हमला किया गया था लेकिन उसे परास्त किए थे, कुछ लूटे थे लेकिन पूरा तरह से अधीन नहीं कर पाए थे। औरंगजेब के काल में जो है इसको अपने अधीन कर लिया गया था और इसमें जो है महत्वपूर्ण जनजाति मुंडा और संथाल थे।
नेक्स्ट, मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजाति पर अधीनस्थ कर लिया था? तो औरंगजेब के समय में। तो औरंगजेब के समय में मुगल सेना द्वारा जो है चेर जनजाति पर अधीनस्थ कर लिया गया था। नेक्स्ट है, परिवारों या घरों के एक समूह जो एक पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कुल कहा जाता है। तो परिवार या घरों का एक समूह जो इस समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी रिश्ता पर आधारित होते थे। तो जो एक ही परिवार की संतान होने का दावा करते हैं उसे कुल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ में कोली, बेरात तथा कई जनजातीय निवास करते थे। फिर है, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। फिर 12वीं सदी तक बिहार और झारखंड में कई इलाकों में बलोच सदाहरी से और उदय हो चुका था। 16वीं सदी के अंत आते आते खेती और व्यापारी बन चुके थे। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो 3 और 4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। मुगल बादशाह जो थे अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोग पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजाति के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ को दक्षिण में कोड़गा, बेतर, मारवाड़ और दूसरे जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों की कई कुल शिकारी संग्राहक बने हुए हैं। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यहाँ नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश कौन थे? तो बंजारे। बंजारे जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो बंजारा का जो है कारवां उसे टांडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों में अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज लेकर शहर में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। नेक्स्ट है, बंजारे के कारवा को क्या कहते थे? तो अभी हम लोग देखे थे टांडा। तो बंजारे के कारवा को जो है टांडा कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से बाजारों की व्यवस्था किस सुल्तान ने करी थी? सॉरी, बाजारों की व्यवस्था किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है बाजारों की व्यवस्था की गई थी। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का ही इस्तेमाल कर नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाला किस अंग्रेजी व्यापारी ने बंजारों का वर्णन किया है? तो पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी द्वारा जो है बंजारों का अध्ययन किया गया है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। निम्न में से किन ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई? तो सुनार, लोहार और बढ़ई, ये सभी को जो है जातियों की मान्यता ब्राह्मण द्वारा दी गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित के रातकारों के लिए क्या कामकाज तय किए गए थे? तो रातकारों के लिए तो उपयोग सभी हो जाएगा इसमें। तो उपयोग रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों के द्वारा बनाना और मूर्ति स्थापित करना, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये लोग स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। फिर है, गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, ये भी सही है। दिल्ली के कमजोर शासक के फलस्वरूप कुछ छोटे गोंड जनजाति बड़े गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। तो ये गलत होगा, बाकी 1, 2, 3 इसमें सही है। यदि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल अपना राजा या राज्य होता था, जिसे समय समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी। उस समय कुछ बड़े गोंड राज गोंड सरदारों पर हावी होने लगे और अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़गटंगा ने गोंड राज में 70,000 गांव थे। तो ये अकबरनामा में रचित है, जो गढ़गटंगा में गोंड राज के 70,000 गांव थे। नेक्स्ट, 84 का विभाजन कैसे होता है? तो बरहोतों में। तो 84 का विभाजन जो है बरहोतों में होता है। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था।
जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। तो बरहोतो कैसे बनते थे? तो 12-12 गांव को मिलाकर इसमें 84 का विभाजन होता था। निम्नलिखित में से संग्राम सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? तो संग्राम सिंह की उपाधि जो अमन दास द्वारा धारण की गई थी। तो संग्राम सिंह की उपाधि अमन दास द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ब्राह्मण लोग ने गोंड राजाओं से अनुदान की भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। तो ये सही है। गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। ये भी सही है। और संग्राम शाह के बेटा दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सातवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो ये भी सही है। रानी दुर्गावती ने अपने पति के नाम पर शासन की कमान संभाली। तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा गलत है? तो केवल 4 गलत है। यहाँ देखिए, ब्राह्मण लोग ने गोंड राजाओं के अनुदान की भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन कमान संभाली। तो वो वीर नारायण के नाम पर कमान संभाली, यहाँ पर अपने पति के नाम पर शासन संभाली। तो ये गलत है। अपना पुत्र था 5 साल का वीर नारायण, इसके नाम पे जो है अपना कमान संभाली राज्य का। नेक्स्ट है, निम्न में से रानी दुर्गावती ने किसके नाम पर शासन का कमान संभाली? तो वीर नारायण। तो वीर नारायण के नाम पे रानी दुर्गावती द्वारा जो है शासन संभाला गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया? तो आसिफ खान के नेतृत्व में जो है गढ़ कटंगा पे हमला किया गया था। उसके समय राज्य और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अहोम लोग म्यांमार में आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। तो ये सही है। उन्होंने भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। ये भी सही है। 1662 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। फिर है, 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजी राजों की अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये इसमें गलत है। बाकी 1, 2 और 4 सही है। देखिए क्या है, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइयां भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। फिर है, उन्होंने कई अन्य जनजाति को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्ष पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोग को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में जो मुगल द्वारा अहोम पर जो है हमला किया गया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोग पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र में मुगल का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोम राज्य पर हमला किया था? तो मीर जुमला के नेतृत्व में जो है मुगल सेना द्वारा अहोम राज्य पर हमला किया गया था। नेक्स्ट है, अहोम राज्य के लिए जिन लोगों ने के जबरन काम किया जाता था वे क्या कहलाते थे? वे पाइक कहलाते थे। तो अहोम राज्य के लिए जिस लोगों से जबरन काम लिया जाता था उसे पाइक कहते थे। तो जिससे जबरन काम करवाते थे उसे पाइक कहलाते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित को क्या कहा जाता था? तो खेल। तो अहोम समाज जो कुलों में विभाजित थे उसे खेल कहा जाता था। तो उसे खेल कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित थे जिन्हें खेल कहा जाता था। यहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।